इस वीडियो में हम लोग माथे पे काले धब्बे के बारे में बात करेंगे और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो यदि किसी के माथे पे काला धब्बा है तो वो एक कोई बीमारी नहीं है, वो एक लक्षण है और उसके पीछे कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से काला धब्बा आ रहा है और उस बीमारी को पता करना जरूरी है, फिर उसका इलाज करना जरूरी होता है। तो ऐसे माथे पे कालापन कोई एक एक बीमारी नहीं है, तो इसके पीछे बहुत सारी बीमारी की लिस्ट है जिसके बारे में हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे और उसके इलाज के बारे में भी शॉर्ट में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण हो जाता है वो होता है टैनिंग। तो टैनिंग के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को ज्ञात होता है कि जब भी आप धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन जो होती है मेलानोसाइट सक्रिय हो जाती है और वो रंग बनाने लगती हैं, तो स्किन जो होता है डार्क होने लगता है। तो ये जो टैनिंग है ये फोरहेड, चेहरे का बाकी हिस्सा और जो भी खुले हिस्से हैं वहां पर देखने को मिलती है। तो हमारी जो इंडियन स्किन है वहां पर टैनिंग एक बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडियन स्किन जो होती है थोड़ी डार्कर शेड की होती है और ये इसमें मेलानोसाइट बहुत ही ज्यादा सक्रिय होती हैं, बहुत तेजी से रंग बनाती हैं। जो लोग इंडियन स्किन में भी जो थोड़े और डार्क शेड के लोग हैं उनमें तो टैनिंग कभी कभी इतना सिग्निफिकेंट होती है कि 10 मिनट के लिए भी धूप में चले जाएं तो स्किन का जैसा लगेगा कि रौनक ही चली गई, रंग ही उड़ गया। तो ये एक बड़ी ही सामान्य समस्या है। तो टैनिंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप धूप में जाएं तो उस कंडीशन में आप सनस्क्रीन का उपयोग करें जिसमें फिजिकल प्लस केमिकल सनस्क्रीन हो। इसके अलावा बैरियर मेथड अपनाना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है कि ढक करके जाना अच्छे से, ब्रॉड रिम्ड हैट लगाना, छाता लगा यूज करना। तो ये सब मेजर से आप टैनिंग से बच सकते हैं। लेकिन यदि टैनिंग हो गई तो फिर क्या करेंगे, तो फिर से आपका सनस्क्रीन एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। आपको सनस्क्रीन अच्छे से यूज करना होगा, दिन में 3 बार यूज करना होगा, एक बार सुबह में, एक बार दोपहर में और एक बार इवनिंग टाइम में 3 बजे 4 बजे के आसपास में। इसके अलावा कुछ टैनिंग को हटाने वाली क्रीम्स होती हैं जैसे कि कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, मैंडलिक एसिड, लिक्विराइस। इस तरह की तमाम क्रीम हैं जिनको इस्तेमाल करके टैनिंग कम किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पे केमिकल पील का भी मदद लिया जा सकता है जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड पील, कोजिक एसिड पील। इसी तरह से अभी के समय रेटिनॉल पील बड़ी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, तो ये सब चीजों का मदद लिया जा सकता है। और टैनिंग खुद ब खुद, यदि आप धूप और रोशनी वाले इन्वायरमेंट से हट जाते हैं तो टैनिंग खुद ब खुद रिग्रेस होने लगती है, खुद ब खुद कम होने लगती है, यदि आप कुछ नहीं भी करते हैं तो भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है मेलेज्मा, जिसको छाई बोला जाता है। तो छाई से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इससे परिचित ना हो। आपने आसपास के, अपने घर के आसपास में ही लोगों को छाई से पीड़ित देखा होगा। स्त्रियों को ये ज्यादा परेशान करती है, गाल में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद माथे को अफेक्ट करती है। तो छाई एक अत्यंत ही सामान्य समस्या है। तो छाई को हम लोग तमाम तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अभी बात हुई तमाम तरह की डीपिगमेंटिंग एंड हाइपोपिगमेंटिंग क्रीम्स हैं, हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, लिकोराइस, मैंडलिक एसिड। इस तरह की लगाने वाली दवाइयों से हम लोग हेल्प पा सकते हैं। सनस्क्रीन का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा खाने वाली दवाइयों में ट्रानेक्समिक एसिड डॉक्टर काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि तमाम तरह के दूसरे और बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे ब्लीडिंग रोकने में इस्तेमाल होता है, तो स्किन में मेलाज्मा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जरूरत पड़ने पे डॉक्टर इसमें केमिकल पील और लेजर की भी मदद लेते हैं। तो इन सब मेजर से आप मेलाज्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ से नहीं ठीक कर सकते हैं। जड़ से ये प्रॉब्लम बहुत ही थोड़े मरीजों में ठीक होती है, मतलब बहुत कम मरीजों में ठीक होती है। अधिकांश मरीजों में ये प्रॉब्लम कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज में क्या आता है, तो लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस। तो अभी के समय में कॉस्मेटिक्स का यूज जो है कितना ज्यादा बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। हालांकि हर एक व्यक्ति के मुंह से आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि मैं तो कुछ खास कॉस्मेटिक नहीं यूज करता हूं, कभी कभार यूज कर लेता हूं। लेकिन अब जब लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो हर एक के जीवन में इस समय पूरा भर भर के कॉस्मेटिक्स में आपको चेहरे के कॉस्मेटिक्स और बालों के कॉस्मेटिक्स, दो चीजों को ध्यान में रखना है जब भी एलपीपी की बात होती है। तो जैसे आप खुशबू वाले कोल्ड क्रीम लगाते हैं तमाम तरह के, निविया, इसी तरह से पॉन्ड्स, चेहरे को साफ करने के लिए लोग फेयर लवली, तमाम तरह के बाजार में फेयर एंड हैंडसम, विको टर्मरिक क्रीम्स मौजूद हैं। कभी कभार पाउडर लगा लेते हैं लेडीज, शादी विवाह के फंक्शन पे फाउंडेशन, मेकअप, फेशियल, ब्लीच। इसके अलावा सर में तमाम तरह के खुशबू वाले तेल, आंवला तेल, बजाज आलमंड ऑयल, सरसों का तेल। गांव वाले एरिया में है तो सरसों का तेल खूब ज्यादा यूज होता है और उसका एलपीपी से रिलेशन पाया गया है। बालों में कलर लगाना, मेहंदी लगाना, लोग इसको गिनते ही नहीं है क्योंकि वो महीने पे इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहेंगे कि मैं तो महीने 2 महीने पे लगाता हूँ।
कोई व्यक्ति दुनिया में कलर रोज रोज नहीं इस्तेमाल करता है, सभी लोग 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना पे ही लगाता है। तो इसको लोग इग्नोर कर देते कि मैं तो कलर लगाती ही नहीं हूं, मैं तो अपने चेहरे पे मेकअप करती ही नहीं हूं। लेकिन 2 महीने, 3 महीने पर भी एक बार किया हुआ काफी है आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो एलपीपी जो प्रॉब्लम है वो शुरुआती फेजेज में बड़ी आसानी से दवाइयों से ठीक हो सकती है, और इसके इलाज में आपका तमाम तरह की खाने वाली दवाइयां, जिसमें ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे कि एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, इसके अलावा ट्रानेक्समिक एसिड, आइसोट्रेटिनोइन, तमाम तरह के लेजर, तमाम तरह के केमिकल पील का इस्तेमाल डॉक्टर करता है। तो यदि शुरुआती फेज की बीमारी है, विशेष करके 3 महीना से पहले की, तो प्रॉब्लम फटाफट खत्म हो जाती है। लेकिन यदि बीमारी जड़ पकड़ चुकी है, घर बना ली है, तो उस कंडीशन में मरीज को 1 साल, 2 साल, 3 साल भी इस बीमारी से पीड़ित होना पड़ सकता है। तो अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितनी जड़ साध्य, कितनी क्रोनिक बीमारी, परेशान करने वाली बीमारी है यदि घर कर गई तो। इसी से मिलती जुलती एक प्रॉब्लम होती है PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। मतलब कि आपके माथे पे किसी भी कारण से रैश हुआ, चाहे सनबर्न हो गया, चाहे आपने कुछ लगा लिया, या खुजली हुई, खुजली वाले रैशेज हुई, तमाम तरह की एलर्जिक बीमारियां होती हैं, यदि वो हुआ तो हमारी इंडियन स्किन में जब वो ठीक होती है तो काफी मरीजों में वो काला धब्बा छोड़ के जाती है। और वो काला धब्बा कई बार जटिल होता है ठीक करने में। जैसे अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस था कि एक पेशेंट जो कि दिल्ली में लेजर ट्रीटमेंट कराया था अपने फेस को टाइट करवाने के लिए, CO2 लेजर, और उसके बाद उसने सनस्क्रीन और प्रोटेक्शन नहीं लिया अच्छे से, तो उसकी स्किन डार्क पड़ गई थी। तो फिर उसका ट्रीटमेंट करके उसे ठीक किया गया। तो इसके इलाज में सनस्क्रीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तमाम तरह की खाने वाली गोलियां, जिसमें कि ट्रानेक्समिक एसिड इस्तेमाल की जाती है, तमाम तरह के एंटीऑक्सीडेंट, यदि इन्फ्लेमेशन हो तो उस कंडीशन में डॉक्टर ओरल स्टेरॉइड्स का भी शॉर्ट कोर्स दे सकता है। तमाम तरह की डीपिगमेंटिंग क्रीम्स, जिसकी पहले हम लोगों ने बात की, वो भी इस्तेमाल में लाई जाती है, और कभी कभी लेजर का भी, ND लेजर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और प्रॉब्लम होती है जिसका नाम होता है मैकुलर एमाइलोडोसिस। ये एक साधारणतः एक असामान्य बीमारी है, मतलब कि बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, और माथे का इन्वॉल्वमेंट, फोरहेड का इन्वॉल्वमेंट इसमें और रेयर होता है। मतलब कि ये बीमारी साधारणतः जो हाथ का बाहरी हिस्सा होता है उसको प्रभावित करती है, पीठ का जो हिस्सा है उसको प्रभावित करती है, आगे जो चेस्ट का हिस्सा है या गर्दन के आसपास का हिस्सा उसको प्रभावित करती है। लेकिन यदि बीमारी तेज हो तब उस कंडीशन में माथे और साइड ऑफ फेस को भी इन्वॉल्व कर सकती है। इसकी खासियत क्या होती है? इसमें रेटिकुलेट पैटर्न में या फिर वेवी पैटर्न में, मतलब कि जो काला धब्बा है वो यूनिफॉर्म सीट की तरह नहीं दिखेगा, वो ऐसा लगेगा कि एक वेव बना रहा है, उसे रिपल्ड पैटर्न बोला जाता है, वैसा देखने को मिलेगा। वेवी पैटर्न मतलब कुछ जगह ज्यादा काला, कुछ जगह कम, कुछ जगह ज्यादा, ऐसी एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ये बीमारी भी इलाज के दृष्टिकोण से एक जटिल बीमारी मानी जाती है, मतलब कि इसकी अभी बहुत अच्छा कारगर ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। तो काफी हद तक इस बीमारी को कम किया जा सकता है तमाम तरह के खाने वाली गोलियों में, जिसमें कि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज की जाती है, कॉलचिसिन नाम की दवाई यूज की जाती है, आइसोट्रेटिनोइन, साइक्लोस्पोरिन, इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। केमिकल पील का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक चीज ये ध्यान देना होता है कि आपको अपनी स्किन को रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। यदि आप रगड़ेंगे तो आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तो रगड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं, कोई घरेलू स्क्रब या बाहर का कोई फिजिकल स्क्रब से आपको अपनी स्किन को रब बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी पिगमेंटेशन आता है तो आदमी साबुन लगा लगा के उसको रगड़ना शुरू कर देता है, डेड स्किन समझ करके। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उससे डेड स्किन समझ कर रगड़ना शुरू कर देते हैं। लूफा से रगड़ेंगे लोग, हाथों से रगड़ेंगे, साबुन के झाग से रगड़ेंगे, ये सब गलत टेक्निक है, आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसके पीछे का कारण जो होता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों पैदा होती है? अधिकांश लोगों में मोटापा की वजह से होती है। मोटापा माथे पे कालेपन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण में से एक होता है। एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस में स्किन काली ही नहीं होती है, स्किन मोटी भी हो जाती है, खुरदुरी भी हो जाती है, थिक हाइपर पिगमेंटेड, कोरुगेटेड, एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कोरुगेटेड, थोड़ी स्किन वेवी और कोरुगेशन के साथ होगी। और चेहरे के साथ साथ गर्दन भी काली हो सकती है, कांच भी काली हो सकती है, आंख के पास की स्किन भी काली देखने को मिल सकती है। साथ में छोटे छोटे सॉफ्ट वाले मस्से भी देखने को मिल सकते हैं।
इसी काले में छोटे छोटे मस्से, सॉफ्ट मस्से देखने को मिल सकते हैं। ये प्रॉब्लम जो है मरीज चाहे तो खुद बिना डॉक्टर के, बिना 1 रुपए के इलाज के ठीक कर सकता है। कैसे ठीक कर सकता है? वेट कम करके। मतलब आपको अपना डाइट प्लान करना होगा, लो कैलोरी डाइट लेनी होगी और एक्सरसाइज प्रॉपरली करना होगा। जब आप इन चीजों को करते हैं, जब वेट रिड्यूस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में खत्म होता है, तो ये पिगमेंटेशन खुद ब खुद चली जाती है। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो उस कंडीशन में इसको जल्दी ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन उपलब्ध हैं, जिसमें केमिकल पील्स काफी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे नोमेलॉन फिनॉल पील, रेटिनॉल पील। ये 2 पील काफी ज्यादा इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वेट रिडक्शन और दवाइयों के साथ में। तो दवाइयां कौन सा इस्तेमाल की जाती हैं? तो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने वाली दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन नाम सुनते ही कान खड़ा हो जाता है कि ये शुगर की दवाई क्यों डॉक्टर ने मुझे दी थी। तो एक ही दवाई कई बीमारियों में इस्तेमाल होती है अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में। तो मेटफॉर्मिन शुगर के लिए नहीं दी जाती है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती है। शुगर में दी जाती है वो अलग चीज हो गई, इस बीमारी में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कुछ और भी सप्लीमेंट्स हैं जिनको दिया जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। तो एकैंथोसिस निग्रिकेंस एक महत्वपूर्ण कारण होता है और अभी के समय जैसे जैसे मोटापा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बहुत ही सामान्य कैटेगरी में देखने को मिल रही है। अब एक इंपॉर्टेंट कारण कौन सा होता है? फ्रिक्शन। जैसे काफी लोग हैट यूज करते हैं, हेलमेट यूज करते हैं, स्कार्फ टाइटली बांधते हैं, तो यदि किसी कारण से स्किन पे बार बार रगड़ खा रही है तो स्किन आपकी डार्क हो सकती है। तो फ्रिक्शन भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है आपके माथे पे पिगमेंटेशन का। कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी देखा जाता है कि माथा काली पड़ सकती है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की एक दवाई होती है जो आपके स्किन को डार्क कर सकती है। क्लोफाजिमिन नाम की दवाई होती है जो आपके फेस की, माथे की स्किन को डार्क कर सकती है। इसके अलावा लिस्ट जो है बड़ी लंबी है। निष्कर्ष के तौर पर यह होगा कि जो मैंने अभी बीमारियों का नाम गिना है ये रिलेटिवली अपेक्षाकृत सामान्य बीमारियां हैं जो देखने को मिलती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें से ऐसी हैं कि जिनको आप खुद से ठीक कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए हुए, जैसे टैनिंग की प्रॉब्लम, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपको अपने डॉक्टर्स की मदद लेनी ही पड़ेगी, जिसमें खाने वाली दवाइयां, लगाने वाली दवाइयां, केमिकल पील्स, लेजर, इन सब का मदद लेना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी हैं कि जिनमें सालों आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और मैकुलर एमाइलोइडोसिस जैसी जो प्रॉब्लम है उनमें ऐसा भी हो सकता है कि आप सालों ट्रीटमेंट लिए भी और आपको 60%, 70% या 80% ही बेनिफिट मिला, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं खत्म हुई, आपने कितनी भी कोशिश कर लिया फिर भी। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपनी बीमारी को स्वीकार करना पड़ जाता है। तो जब भी आपके माथे पे काला निशान आए और आप कंफ्यूज हो तो आप तत्काल अपने डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि जैसे बात हुआ हमारा कि लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस में यदि मरीज लेट कर देता है तो उसकी बीमारी लंबी हो जाती है, लंबी खिंच जाती है, और लंबी खिंच जाएगी तो पैसा, समय सब कुछ जाएगा। और यदि मरीज 3 महीने के अंदर आ जाता है तो उसकी बीमारी बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से खत्म हो जाती है। थैंक यू।